सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, हमारी सियासी सूरत हाल, ये जो सिचुएशन है पॉलिटिकल, ये ऐसी हो चुकी है कि मंजरनामा आए रोज़, बल्कि कह लें ऐसे 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 तब्दील होता नज़र आ रहा है आपको। आप अग्री करेंगे मेरी बात से। अब हुकूमत जिस समत में जा रही, जिस डायरेक्शन में जा रही, ऑपोजिशन उसके ऐन मुखालिफ समत में जाती दिखाई देती है। ऐसा ही है, अवाम की समत हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों से ही अलग है। और मुल्क किस समत में जाएगा, यकीन जानिए, ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। हुकूमत का रवैया देखो तो वज़ीर आज़म समेत पूरी काबीना बहुत मुतमईन नज़र आती है, जैसे वो अपने 5 साल पूरे कर लेंगे, उनको पूरा यकीन है। अब इमरान खान साहब का, यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो अंदाज़े बयां है, जिस तरह वो अपोजिशन को मुखातिब करते हैं, जिस तरह वो अपने वादे दोहराते हैं, जिस तरह वो अपने मंसूबे और इरादे गिनवाते हैं, उनको देखकर क्या लगता है? ऐसा ही लगता है कि ये 5 साल और इसके अगले 5 साल भी इमरान खान साहब को ही मिलेंगे। ज़रा देखिए। तो मैंने एक पेशन गोई की और वो मुझे कोई इतना अक्लमंद होने की ज़रूरत नहीं थी ये पेशन गोई करने पे कि एक वक्त आएगा सारा पाकिस्तान का करप्ट, जो भी हमारा करप्ट एलिमेंट है, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। अगर JUI वाले लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जनाब यहूदियों कब्जा करने लगे हैं इस्लामाबाद का, कि फजल रहमान के होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्या है। मैं जब तक मेरे में अल्लाह ने जिंदगी दी है, कभी मैं इतनी बड़ी गद्दारी करूंगा कि अगर मैं इनको किसी सूरत छूट दे दूं, इनसे डील कर दूं, इससे बड़ी इस मुल्क से कभी गद्दारी नहीं होगी। मैं आपको इन डाकुओं का मुकाबला करके दिखाऊंगा। इमरान खान अपनी तकरीर में भी ऑपोजिशन को ही बता रहे होते हैं कि वो कहीं नहीं जाने वाले। ऐसा ही है, बल्कि क्या कहते हैं जी कि बल्कि एहतसाब का दायरा मजीद सख्त होने वाला है। जिसने भी मुल्क का पैसा लूटा है उसे हर हाल में वापस करना होगा। किसी को NRO नहीं मिलेगा, इसके बगैर तो इमरान खान साहब की तकरीर अधूरी रहती है कि NRO नहीं मिलेगा। और जो वज़ीर आज़म से मुलाकात करने जाते हैं उनसे इमरान खान साहब यही कहते हैं कि हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल करेगी। यकीन जानिए, ऑपोजिशन नाकाम हो चुकी, मौलाना फजल रहमान के हाथ खाली हैं। जिस एतमाद से इमरान खान ये फरमा रहे होते हैं, उसी यकीन के साथ ऑपोजिशन भी, बल्कि डबल यकीन के साथ, ये तो कन्फ्यूजन है कि ऑपोजिशन भी उतनी ही पूरे एतमाद नजर आती है और उसी यकीन के साथ, बहुत ज़्यादा यकीन के साथ ऑपोजिशन भी दावा करती है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, हुकूमत कुछ अरसे की मेहमान है, अगला साल इंतखाबात का साल होगा, मुल्क को बचाना है, इसलिए हुकूमत को वो भगाना है। मौलाना फजल रहमान के दावे तो इससे भी कहीं ज़्यादा है। ज़रा मौलाना का क्लिप भी चलाइएगा रज़ा। मौलाना फजल रहमान को किसने यकीन दहानी करवाई है, यकीन जानिए सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन जिस एतमाद से, इस एतमाद में बात करूंगी, जिस एतमाद से मौलाना फजल रहमान साहब बात कर रहे हैं, उससे क्या लगता है? यही लगता है ना कि जैसे मौलाना साहब वाकई खाली हाथ वापस नहीं आए हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ये जो बातें कर रहे हैं, ये खुद की फेस सेविंग के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके एहतजाज में जो 22 करोड़ अवाम निकलने थे, उनकी तादाद मुश्किल से 22,000 भी ना रह सकी। अब मौलाना फजल रहमान साहब को 9 सियासी जमातों की हिमायत हासिल रही। मौलाना साहब के कंटेनर पर बिलावल भी आए, शहबाज शरीफ भी आए, चकजई भी आए, असवद यारवली भी आए, लेकिन ना तो उन सियासी जमातों के कारकुनान आए और ना ही किसी ने मौलाना फजल रहमान साहब के एहतजाज को, मैं बड़ी यकीन से कहती हूँ, सीरियस लिया। किसी ने नहीं लिया सीरियस। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने अकेले ही इस्तीफ़ा हासिल करने का फ़ैसला किया, लेकिन हुकूमत टस से मस न हुई और मौलाना साहब को फेस सेविंग के लिए प्लान A से B, B से C, C से D, D से E और फिर E से F की जानिब जाना पड़ा। अनलिमिटेड प्लान, पता नहीं चलता जाए। मौलाना फजल रहमान साहब का मिशन इम्पॉसिबल ही रहा, मुकम्मल ना हो सका। लेकिन उनके इत्तेहादी मौलाना के धरने को बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं और कामयाब तरीन जलसा कहते हैं कि जी तारीख का कामयाब तरीन जलसा कर दिया मौलाना फजल रहमान ने। मौजूदा सियासी सूरत
जो पीछे फॉरेन फंडिंग केस है उसने हम कह सकते हैं कि जो अपोजिशन में थोड़ी जान डाल दी है, और कुछ मज़ीद ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हालात का क्या रुख होगा इसका फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए, फ़र्ज़ भी कर लिया जाए कि अगला साल वाकई इंतखाबात का है और अगले साल इंतखाबात हो जाते हैं, तो अवाम किसका इंतखाब करेंगे, ये है अहम सवाल। इसका जवाब भी यकीनी तौर पे वही देंगे जिन्होंने इंतखाब करना है, यानी अवाम ही दे सकते हैं। तो देखते हैं कि अवाम क्या कहती है। देखिए, गवर्नमेंट मजबूत दिख रही है, अपने हालात सही जा रहे हैं, बस मीडिया का एक ट्रायल है जो चल रहा है, इस वजह से ऐसा लग रहा है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि इतने बार बार खर्चे किए गए, कोई भी रास्ता निकाले, खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। हमारे लिए तो और परेशानी इन्होंने हमारी बढ़ा दी, इन्होंने हमारी कहाँ से कहाँ हमें पहुँचा दिया, कुछ नहीं कर रहे हम गरीबों के लिए। हम तो कह रहे हैं 5 साल ही पूरे कर ले, अच्छा ही है, जो आए, वरना आवाम पे ही बोझ पड़ता है बेटा। इस लिहाज से तो हम इंशाल्लाह दोबारा नून लीग के ऊपर फाइव करेंगे। इस दोबारा इलेक्शन से इस कौम पे कितना बर्डन पड़ेगा, इसने कभी किसी ने सोचा है इस बात को? लेकिन कोई भी नहीं, सब अपनी सीट, अपनी अना और अपने इक़्तिदार बचाने के चक्कर में आम आदमी के लिए कोई नहीं सोच रहा। तो मैं तो अभी किसी को वोट देने के हक में नहीं हूँ। अभी तो वोट देने के मूड में आवाम नज़र नहीं आ रही, ना मैं वोट दूंगा। यहाँ ये फैसला करना बहुत दुश्वार है कि किसको वोट दें। हर आए दिन जो नया बादशाह हमारा आता है, जो नया हुक्मरान आता है, वो बद से बदतर आता है। जी मैं इंदा वास्ते इलेक्शन जरूर आने हैं, हम तो नून लीग के आदमी है, तो नून लीग के रहें दे। मेरा नहीं ख्याल कहता कि पीटीआई को हम वोट देंगे, क्योंकि मैं पहले वोट दे के देख चुका हूँ। हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, लेकिन वोट देंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब को ही वोट देंगे। तो बस इसीलिए किसी को वोट देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वोट इलेक्शन जो है इनकी अपनी मर्ज़ी से होते हैं, हमारे वोट देने ना देने से फ़र्क नहीं पड़ता। हम पीपल पार्टी को वोट देंगे, जो कारोबार होता है और महंगाई कम होती है, कारोबार बढ़ता है। हमने जी पहले भी शेर को वोट दिया था, अब भी मियां नवाज शरीफ को वोट देंगे इंशाल्लाह। हमारी तो जो मोहब्बत है वो पीटीआई के लिए ही है, लेकिन और जमातों ने कोई ऐसा ख़ास काम नहीं किया, क्योंकि उन पे करप्शन के बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। लेकिन पीटीआई के जो मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुल्क के, वो बेदाग आदमी हैं और उनका जो है ना माली मामलात में कोई ख़राबी नहीं है उनके। अच्छा, अब नाज़रीन, सबसे मुश्किल काम क्या होता है? ये आप में से थे, ये अवाम थे जिनकी राय आपने सुनी। सबसे मुश्किल काम होता है इंतखाब करना, क्योंकि आपका इंतखाब ही आपके मुस्तकबिल का फ़ैसला करता है। ज़िंदगी में इंतखाब को बहुत अहमियत हासिल है। इंसान को ज़िंदगी के हर मरहले में इंतखाब करना होता है। कैसे? सोचें ज़रा। चले मैं बताती हूँ। कम उम्री के ज़माने में किस चीज़ का इंतखाब करते हैं हम? खिलौनों का, कि किन खिलौनों से हमने खेलना है। थोड़ा बड़ा होता है इंसान तो पढ़ना क्या है उसका इंतखाब करना है, फिर नौकरी का इंतखाब करना है कि किस फील्ड को, किस करियर को आपने अपनाना है, फिर शरीके सफ़र का इंतखाब करना है, फिर अपनी औलाद के लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों का इंतखाब। ये इंतखाब यानी हमारी ज़िंदगी से माइनस नहीं हो सकता, ऐसा ही है। और एक गलत इंतखाब किसी भी शख्स के लिए बहुत बड़ा पछतावा साबित हो सकता है। कामयाब लोगों की कामयाबी का एक राज उनकी ज़िंदगी के हर मरहले में अच्छा इंतखाब भी होता है, अच्छी चॉइस। हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी पूरी कोशिश करते हैं, ऐसा ही कि हम कोशिश करते हैं कि अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए हर मामले में, हर सेगमेंट ऑफ लाइफ में बेहतरीन इंतखाब करें। लेकिन हमारी ये सलाहियत इंतखाबात के वक्त बिल्कुल गुम हो जाती है। हम वही लोग हैं जो घर से बाहर सब्ज़ी लेने जाते हैं या शॉपिंग करने, तो पूरा दिन हम ख्वार होते हैं सस्ता और अच्छा इंतखाब करते हैं कि चीज़ अच्छी भी हो, मयारी भी हो, थोड़ी सी सस्ती भी मिल जाए। और इस पर भी दुकानदारों से बहस करते हैं कि कीमत थोड़ी कम करो। इसके बाद चीज़ खरीदते हैं और फिर, लेकिन अगर हम वही लोग, अब मैं कहूँ कि वही लोग हैं जो शॉपिंग करते हुए इतना ध्यान करते हैं कि हमने कप भी लेना तो हमें अच्छे वाला चाहिए होता है। हम वही लोग जिनकी इंतखाबी सलाहियत आम इंतखाबात के वक्त ना जाने कहाँ खो जाती है, गुम हो जाती है। जो इंतखाब हमने नहीं किए उनकी बात नहीं करते, लेकिन जो इंतखाब हमने अपने लिए किए उन पर तो बात होनी चाहिए। जमहूरियत, ये हमारे मुल्क की बका के लिए क्या कहते हैं, बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, बिल्कुल सही कहते हैं। जमहूरियत हमें हक देती है कि हम अपने लिए किसको मुंतखब करते हैं। जमहूरियत बेहतरीन इंतखाब करने का मौका देती है। जमहूरियत के ज़रिए ही हम अपना और अपने मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला करते हैं, और इसी जमहूरियत का समर हमें मिलना चाहिए। लेकिन हमें क्या मिला? वो था क्या? जमहूरियत का पहला इंतखाब। याद करवाती हूँ आपको ज़रा। जमहूरियत का पहला इंतखाब आसिफ जरदारी साहब
उनको इसी कौम ने अपने लिए मुंतखब किया। ऐसा ही है, वो कौम जो 1 किलो प्याज या आलू लेते हुए कम से कम 15-16 मिनट लगा देती है, सिर्फ इसलिए कि कोई ख़राब आलू या प्याज ना आ जाए। इस कौम ने अपने और अपने मुल्क के लिए इंतखाब किया था मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का। चले अब जो हो गया वो तो हो गया, चले कर लिया कहता, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने उसका सिला आवाम को क्या दिया, कौम के लिए क्या किया, कौम का ये इंतखाब कैसा था। चले मैं आपको बताती हूँ। अब जो हो गया वो तो हो गया ना, तो मैंने पहले कहा कि उस पर हम पछता भी सकते हैं और हम कह सकते हैं वाह हमारी क्या सिलेक्शन है, हमारी क्या चॉइस है, लेकिन जो हो गया वो क्या हुआ मैं आपको बता देती हूँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 5 साल में कौमी ख़जाने को 1800 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। सही सुना आपने, 1800 अरब, मैंने कहा 18 अरब नहीं कहा। पाकिस्तान करप्ट तरीन ममालिक की फहरिस्त में 47वें नंबर से तरक्की करके 35वें नंबर पर आ गया। 8 अरब रुपए की NICL स्कैंडल, स्टील मिल में 20 अरब रुपए की करप्शन, हज स्कैंडल, एफिड्रीन स्कैंडल, ओगरा, सुई सदरन, सुई नॉर्दर्न और नीलम जेहलम प्रोजेक्ट्स में अरबों के घपले भी अरबों के होते हैं भाई, बड़े लोग हैं, कपड़े भी बड़े बड़े करते हैं। सालाना 630 अरब रुपए रेलवे, PIA, वापडा, स्टील मिल के खसारे पर खर्च होते रहे। 430 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे ने पाकिस्तान में बिजली के बहरान को शदीद से शदीद तरीन कर दिया। रेंटल पार्क प्रोजेक्ट, इसमें 23 अरब रुपए की करप्शन के बावजूद 1 मेगावाट भी इजाफा भी बिजली पैदा नहीं हो सकी। आलमी बैंक के मुताबिक इस दौरान सालाना 796 अरब रुपए टैक्स चोरी होता रहा। बजट का खजाना GDP के 7.5% पर पहुंच गया और मईशत में शरह नमू की अगर मैं बात करूं जो 2007 में 5.5% थी, गिर गई और गिर कर 3.7% तक आ गई। गैर मुल्की कर्जों की बात कर लूं तो गैर मुल्की कर्जे 38 बिलियन डॉलर से बढ़कर 38 बिलियन डॉलर से बढ़कर 65 बिलियन डॉलर हो गए और मजबूरी कर्जों का जो हजम है स्टेट बैंक के मुताबिक 15,198 अरब रुपए तक पहुंच गए। सियासी असर रसूख की बुनियाद पर कह लें कि कर्जे माफ भी कराए जाते रहे। राजा परवेज अशरफ 2 सालों में लोड शेडिंग खत्म करने के आपको याद होगा ऐलानात करते फिरते थे, मगर उन 5 सालों में बिजली गैस की लोड शेडिंग पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन सतह पर पहुंचा दी गई। बिजली और गैस के अरबों रुपयों के बिलों में सार्फिन से ओवरचार्ज किया गया। इसके बावजूद चले कर लिया ओवरचार्ज, उसके बावजूद अगला सितम देखें 20 घंटे की लोड शेडिंग जारी रही। फ्यूल एडजस्टमेंट और बिजली और गैस चोरी को ट्रांसमिशन लॉसेस करार देकर इसका बोझ भी बेचारे आम सार्फिन पर डाल दिया गया। ये वो चंद कारनामे थे जो पीपल्स पार्टी के दौर में सरंजाम दिए गए। इसके अलावा सिंध में अगर बात करें सिंध की, सिंध में पीपल्स पार्टी साल, जिसको मैं अक्सर कहती हूँ दर्जन साल, आज भी पीपल्स पार्टी के पास है सिंध का इक़्तिदार। और सिंध का हाल क्या बताऊँ, मैं बार बार बता चुकी हूँ। बड़ा माइंड करते हैं ये माइंड करने वाले, लेकिन सही नहीं करते। मेरी बातों का गुस्सा करते हैं, सही नहीं करते अपने आप को। दुख इस बात पे भी मुझे होता है। कई बार सिंध की बेबसी का मैं प्रोग्राम में रोना रो चुकी हूँ बाकायदा, लेकिन क्योंकि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है इसलिए इंजॉय कीजिए। अवाम का इंतखाब से ज़्यादा जो भारी पड़ा सिंध को, मेरे ख्याल से ये कह दूँ तो गलत नहीं होगा, ज़्यादा सिंध को ये भारी पड़ गया ना, क्योंकि सिंध में आज भी पीपल्स पार्टी और सिंध वालों के पास सिवाय भुट्टो के कुछ जिंदा नहीं। मर गए लोग, मर रही हैं लोगों की ख्वाहिशात, लोगों की ज़रूरियात जो उनको चाहिए, उनकी बुनियादी ज़रूरियात, उन्होंने कहा मार दें अपने अंदर की ज़रूरियात को जो मैं चाहिए ना, मर गई। भुट्टो जिंदा रहना चाहिए। पीपल्स पार्टी के वजीर और मुशीर आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत और उनके मुकदमात का दिफा करने में मसरूफ रहते हैं। अब वो दिफा करें या आप लोगों की ज़रूरत पूरी करें, क्या करें, एक ही काम करेंगे ना। सिंध का हाल जो कल था वही आज है और आने वाले कल में शायद और बेड़ा गर्क करेंगे लोग जिसका काम करें। कौम ने जो खुद के लिए इंतखाब किया था अब उसको उसी इंतखाब का सिला मिल गया। जैसा इंतखाब वैसा नतीजा, फिर रोना कैसा। अब इसी पर शायद आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था, याद है क्या कहा था, तारीखी जुमला बहुत से लोगों को याद है, क्या कहते हैं जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। देखिए ज़रा, सही कहा भाई, सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अब मैं स्माइल उस तरह नहीं दे सकी जिससे जरदारी साहब देते हैं, उनकी स्माइल शायद मुझसे बेहतर है, चलिए ये कह देती हूँ। अल्लाह अल्लाह करके पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल मुकम्मल किए,
फिर मरहला आया इंतखाबात का। अब आवाम को एक बार फिर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए, मुस्तकबिल के लिए एक इंतखाब करना था। एक ऐसा इंतखाब जिसने ये फैसला करना था कि अगले 5 साल इस मुल्क और इसमें रहने वाले लोगों के लिए कैसे साबित होंगे। अब वही आवाम जो नमाजें बख्शवाने गई थी, उसके गले रोज़े भी पड़ गए। अभी पिछले इंतखाबात का गम भरा नहीं था कि अगला इंतखाब भी ऐसा किया कि हर जानिब से वाह होने लगे। वाह ही होनी थी, ज़ाहिरी बात, इंतखाब ऐसा था। अगली शख्सियत जिसे पाकिस्तान के अवाम ने अपने लिए मुंतखब किया वो थे मोहतरम हज़रत मियाँ नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब ने पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो को गालियाँ निकाल कर अपनी सियासत चमकाई थी। इस बार आसिफ अली जरदारी साहब की बारी थी और मियाँ साहब समेत उनकी पूरी मुस्लिम लीग नून ने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया, बल्कि मियाँ साहब ने तो इक़्तिदार में आने के बाद जारी पर हल्का हाथ नहीं रखा था। याद है ना आपको, वज़ीर आज़म बनने से पहले भी और वज़ीर आज़म बनने के बाद भी मियाँ साहब, उनकी बेटी, उनकी जमात ने आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जो कलमात अदा किए थे वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा याद करवा देते, क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं कि इनके बारे में फ़लाँ वक्त में कौन क्या कहता रहा। जब इनको फिर काम पड़ता है तो कहते हैं छड्डो जी, जो भी किया सी माफ़ कीता। ज़रा याद करवाएं, दिखाएं। आपकी पीपल्स पार्टी तो कहीं नजर नहीं आती मुझे कि मैदान में आ जाए। जरदारी, अनारी सब एक हैं, ये सब एक हैं। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। ज़ियाउल हक की फांसी भुट्टो की सियासत को खत्म कर देती, मगर उस फांसी ने भुट्टो को जिंदा कर दिया। ये तो भला आसिफ जरदारी का। अगर ये आगे समा सत्यानाश न करते तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला कौन करता? जरदारी अपने जहन से ये बात निकाल दो। मैं एक बार नहीं, मैं 100 बार ऐसी हुकूमत को छोड़ दूंगा, तुम्हारा इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। मैं जो वोट आप इमरान खान को दोगे वो जरदारी को जाएगा, जो वोट आप जरदारी को दोगे वो इमरान खान को जाएगा। जरदारी इमरान भाई भाई। ये तो थे वो नजरियात जो 2013 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ के थे, इक़्तिदार में आने के बाद भी यही रहे। अभी हंसी जो थी ना मेरे चेहरे पे, यही आपके चेहरे पे होगी। फिर मोहब्बतें सच्ची हो जाती, फिर हंसी आएगी ना। लेकिन अवाम ने अपने लिए क्या मुंतखब किया था वो पहले से ज़्यादा भारी साबित हुआ। नवाज शरीफ 4 साल से कुछ ऊपर वज़ीर आज़म रहे। वज़ीर आज़म बनने के बाद, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने कौम को जो सुहाने ख्वाब दिखाए उनमें बड़े ख्वाब 2 ही थे, तवानाई बहरान का खात्मा और कर्ज़ों से निजात। मेरे ख्याल से हो गए होंगे, पूरे हो गए हों तो मुझे भी ज़रा बता दीजिएगा, मुझे लगता नहीं हुए अभी तक। उस ज़माने में टीवी पर उनका वो वलवला अंगेज़ इश्तिहार आपको याद होगा, दिन रात चलता रहता था, जिसके आखिर में वो दबंग आवाज़ में अलामा इकबाल का ये मशहूर शेर पढ़ते थे, एतहार लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। लेकिन किस्मत की ज़रीफ़ी देखिए, नून लीग के ये 5 साला हुकूमत इस गरीब कौम पर मज़ीद $5 अरब कर्ज चढ़ा गई। इसी तरह 5 साल में तवानाई का कोई एक मंसूबा भी पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका। लोड शेडिंग थोड़े बहुत फ़र्क के साथ जूं की तू रही। लोड शेडिंग पर जो शहबाज शरीफ साहब हम देखते थे बुलंदो बांग दावे करते नज़र आते थे, दावा करते करते माइक भी तोड़ देते थे जज्बाती होके। अपनी हुकूमत के आखिरी दिन वो क्या फरमा रहे थे, ज़रा वो भी याद करवा दें। रज़ा चलाइएगा ज़रा। आज रात के 12 बजे हमारी टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो कल अगर लोड शेडिंग होती तो मुझे आप जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मियाँ नवाज शरीफ को या अब्बासी साहब को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। पर आप उस अबूरी हुकूमत को उनसे पूछिएगा कि अगर बिजली ना होती खुदा न खास्ता तो आज मैसिव लोड शेडिंग हो रही हो जी। तो इसके अलावा कहते हैं सोलर प्रोजेक्ट का भी बहुत ढिंडोरा पीटा गया था, आपको याद होगा, लेकिन जाते जाते इसको नीलामी पर लगा दिया गया। पंजाब, जहां शहबाज शरीफ ने 10 साल मुसलसल हुकूमत की, तालीम और सेहत के शोबों की अगर बात करूं, जो हाल इनका था उस पर सुप्रीम कोर्ट को अस्कुत नोटिस लेना पड़ा। खुद नवाज शरीफ ने 42 की मैं बात करूं स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का ऐलान किया था। 42 बिल को आपने सही सुना, लेकिन ये भी कागज़ों में ही बने, कागज़ों में बनाते हैं। देखें ज़रा, अमली तौर पर कुछ नहीं बनता हुआ दिखाई दिया।
और जब कुछ नहीं हुआ तो नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो की एक मुहिम शुरू की। वजह यह थी कि उनकी पार्टी की हुकूमत ने जैसे तैसे 5 साल तो पूरे कर लिए, लेकिन इस दौरान में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई गई जिसे वो आवाम के सामने पेश करके मज़ीद खिदमत करने के लिए मज़ीद 5 साल मांग सके। लिहाजा ऐसे में फिर वोट को इज्जत दो के जज्बाती नारे के अलावा उनके पास कुछ बचा भी नहीं था। रह गए मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो पिछले 10 सालों से दोनों जमातों के इत्तेहादी थे और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन। जितना काम मौलाना फजलुर रहमान ने कश्मीर कमेटी के लिए पिछले 10 सालों में किया, उसका आधे से भी आधा आवाम के लिए किया। और आज ये 3 जमातें सड़क पर बाहर निकल कर कह रही हैं कि अगला साल इंतखाबात का है। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें कि अगला साल वाकई इंतखाबात का हो, तो क्या वो कौम जो ज़िंदगी के हर शोबे में अपने लिए इंतखाब बहुत सोच समझ कर करती, चाहे वो आलू या प्याज ही क्यों ना लेने हो, कप क्यों ना लेना हो, एक बैग क्यों ना लेना हो, क्या उन लोगों के कहने पर इंतखाबात की तरफ ये आ जाएंगे? ये जो लोग कहते फिर रहे सड़कों पर। और अगर किसी ना किसी तरह सूरत हाल ये बन जाती है, चलिए आप इमेजिन करें कि हो जाता है कि अगला साल इंतखाबात का है, तो क्या हम एक बार फिर इंतखाबात में अपनी इंतखाबी सलाहियत को घर छोड़कर चले जाएंगे? हम क्यों अपने साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ये जुल्म करेंगे? ये लोग कौन होते हैं मुल्क में अगले साल इंतखाबात करवाने वाले? मैं इनसे पूछती हूँ, जो लोग मुल्क को दिवालिया कर गए, जो लोग मुल्क पर कर्जे चढ़ा गए, जिन्होंने सिंध को 12 सालों में ठीक ना किया, जो पंजाब को ना बना सके, जिन्होंने मुल्क का वजीर खारजा तक ना लगाया, और लगाया तो वो भी बहुत देर से, जिन लोगों ने सिर्फ अपने अजीजों को नवाजा, हम फिर से उनका इंतखाब करने जा रहे हैं अगले साल। ये मैं आपसे पूछती हूँ, क्या वाकई इज इट पॉसिबल? हम वो कौम हैं, हम वो लोग हैं जो छोटी से छोटी चीज़ लेते वक्त हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा हम छान पटक करते हैं, 10 जगह जाते हैं, ऐसा इसको ख्वारी कहते हैं, 10 जगह जाते हैं ताकि हमें अच्छी चीज़ मिल जाए, पूरी मार्केट घूमते हैं, इसके बाद अपने लिए कोई चीज़ हम खरीद सकते हैं। कई बार हमें चीज़ पसंद आ जाती है, हमारे पास बजट नहीं होता, और कई बार हमारे पास बजट होता है लेकिन चीज़ उतनी मयारी नहीं होती जितनी इसकी कीमत होती है, तो हमें घूमना पड़ता है कि बजट में भी आ जाए, सस्ती भी आ जाए, अफोर्डेबल भी आ जाए, और अच्छी और मयारी स्टैंडर्ड की भी आ जाए, जो कि चलती रहे, बार बार तब्दील ना करनी पड़े। ऐसा इंतखाब करते हैं जो बेहतरीन। हम अपने तालीमी मैदान में बहुत सोच समझ कर अपनी फील्ड को मुंतखब करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन फैसलों में इंतखाब बहुत सोच समझ के करते हैं। फिर हम कैसे अपने मुल्क और अपनी आने वाली नस्लों के लिए ऐसे लोगों का इंतखाब करेंगे जो बार बार आजमाए हुए हों? क्या उन लोगों के कहने पर क्या वाकई होंगे इंतखाबात? आज मैं पूछती हूँ, क्या इन लोगों को हम वाकई करेंगे मुंतखब अपने लिए? नवाज शरीफ 3 बार इक़्तिदार में रहे, अवाम का लीडर, उनको कहते रहे उनके मुशीर, उनके वजीर, कहाँ है वो आवाम का लीडर? झूठ बोलकर लंदन चले गए और आज अपने भाई के साथ लंदन की सड़कें नाप रहे हैं। जरदारी साहब 12 साल से सिंध पर बुराजमान, विफाक भी रहा उनके पास, कौन से बड़े कारनामे किए उन्होंने सिंध और पाकिस्तान के लिए? मौलाना फजलुर रहमान साहब 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, दोनों हुकूमतों के इत्तेहादी, क्या दिया उन्होंने इस कौम को? कुछ भी नहीं। सब चल रहा था, मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, करप्शन बढ़ रही थी, कर्जे बढ़ रहे थे, कराची में कत्लो गारतगरी आम थी, वजीरिस्तान नोगो एरिया बन गया था, कानून अमीर का मुहाफिज था, मुखालिफत करने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। क्या दिया इन 10 सालों में अवाम को, इन 2 खानदानों और एक फ्री में मिले पैकेज में मौलाना ने, मौलाना फजलुर रहमान ने? अब मैं सिंपल ये कहूँगी कि ऐसे कब तक चलेगा? मेरे मुताबिक ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद बड़ी स्टोरी और सदीक जान हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। सियासी सूरत हाल की हम बात करें तो हम देखते हैं कि जी आए रोज़ बदलती हुई, तब्दील होती हुई दिखाई देती है, बल्कि आए रोज़ क्या अगला दिन भी नहीं आता, एक दिन में 24 घंटे होते, 24 घंटे में 24 किस्म की क्या सराइयाँ आप सुनते होंगे, बल्कि 24 में मैं हाथ हल्का रख के बोल रही हूँ कि कोई क्या कहता दिखाई देता है, कोई क्या कहता दिखाई देता है और हम क्या सुनते दिखाई देते हैं। अच्छा जी, सदीक जान हमेशा की तरह हमें दूसरे सेगमेंट में ज्वाइन करते हैं। सदीक वार्म वेलकम। सदीक आपकी तरफ ही आना चाहूँगी। ऑपोजिशन कहती है जी अगला साल इंतखाबात का होगा, मौलाना साहब बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, जैसे पता नहीं उनको क्या मिल गया, ऐसी चीज़ जो पता नहीं दुनिया में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी,
लेकिन क्या मिल गया हमें तो कुछ पता ना चला। हुकूमत कॉन्फिडेंट दिखाई देती है, इमरान खान साहब की वही बॉडी लैंग्वेज, वही कॉन्फिडेंस लेवल कि एनआरओ किसी को नहीं मिलेगा, ना डील ना ढील, और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बल्कि वो तो इतने कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं कि शायद जब अगला इंतखाबात होंगे और टाइम पर जब होंगे तब भी पीटीआई ही जीतेगी। आपको क्या लगता है क्या चल रहा है? देखें बात यह है कि जिस तरह से अदालती इस वक्त केसेस चल रहे हैं और ज़ाहिर है हुकूमत के लिए जो मुश्किलात हैं, उस मुश्किलात में अपोजिशन की ये कोशिश है कि जितना हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाई जा सकती है वो दबाव बढ़ाया जाए। और फजलुर रहमान साहब की बात पे तो हमें इसलिए यकीन नहीं करना चाहिए कि वो हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई नया बयान देते हैं, कोई नया दावा करते हैं। और अभी जो उनका दावा है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जी हमें बहुत कुछ देकर भेजा गया है और अगले 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे, तो वो तो हर तीसरे चौथे दिन नया दावा करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह से इस वक्त अदालतों के अंदर केसेस चल रहे हैं, उन केसेस की बुनियाद पे फिर जाहिर बात है मुआशी चैलेंजेस हैं हुकूमत के लिए, और कुछ हुकूमत की अपनी आप नाअहलियाँ कहिए कि जिस तरह से इमरान खान साहब की टीम है जिसमें बहुत सारे लोग जिस तरह से उनको डिलीवर करना चाहिए वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो उनकी टीम अगर डिलीवर नहीं कर पाती तो उसकी वजह से भी अपोजिशन जो है वो दबाव बढ़ाती चली जा रही है। आप अगर पंजाब के अंदर देखें, सबसे ज्यादा मसला और मसाइल जो है वो पंजाब के अंदर हैं। पंजाब के अंदर अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो जाहिर है पंजाब आधा पाकिस्तान है, वहाँ पे उनको डिलीवर करना है, और अगर वहाँ पे डिलीवर नहीं करते, और 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम बार बार अपने प्रोग्राम में जिक्र करते हैं कि इन 5 चीज़ों पे अगर हुकूमत तवज्जो देगी तो हुकूमत की कारकर्दगी लोगों को नजर आएगी और लोगों में इत्मीनान होगा। और वो 5 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले अगर कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल के अंदर जाता है, तो उसको वहाँ पर तब्दीली नजर आनी चाहिए, अद्वियात मिलनी चाहिए, इलाज की बेहतर सहूलियात मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर वो उनके साथ कोई किसी के साथ जुल्म नाइंसाफ़ी होता है तो वो अगर थाने के अंदर जाते हैं वहाँ पे पुलिस का रवैया ठीक होना चाहिए, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। तीसरे नंबर पे लोगों के जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं उनको सरकारी स्कूल्स के अंदर तब्दीली नज़र आनी चाहिए, तालीम का मेयार बेहतर होना चाहिए। चौथी जो तब्दीली है वो वहाँ पर नज़र आनी चाहिए कि लोग जब मार्केट्स के अंदर जाते हैं वहाँ पर मसनूई महंगाई नहीं होनी चाहिए, जो अशिया ज़रूरत है रोज़मर्रा की उनके रेट जो है वो कंट्रोल होने चाहिए। और 5वां यह है कि अगर वो किसी भी सरकारी इदारे के अंदर जाते हैं वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का रवैया बेहतर होना चाहिए। इन 5 जगहों के ऊपर अगर हुकूमत जो है वो डिलीवर करेगी, हुकूमत की कोई परफॉर्मेंस नजर आएगी, तो लोगों को ये एहसास होगा कि वाकई कोई तब्दीली नजर आ गई है। वरना पहले शहबाज शरीफ साहब भी शोबाजियाँ कर रहे थे, इस हुकूमत का भी यही होगा कि आप दावे तो कर रहे हैं, आप नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन लोगों को कोई तब्दीली नजर नहीं आएगी। आप ये कब तक दावा करेंगे? आप कब तक ये कहेंगे कि हमारा कोई करप्शन स्कैंडल सामने नहीं आया? इस बात पे आपकी दाद बनती है कि कोई करप्शन स्कैंडल सामने नहीं आया, लेकिन लोग अब कहते हैं कि आप डिलीवर भी करें, आपको कारकर्दगी भी दिखाएं, फिर आप जितने भी नेक हों, आप जितने भी ईमानदार हों। जब से हुकूमत आई है, सदीक सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, हम एक ही बात सुने जा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब करप्ट नहीं है, बहुत ईमानदार है। भाई किसने कहा कि वो करप्ट हैं? हम नहीं कहते कि वो करप्ट हैं, हमें पता है वो ईमानदार है, उनकी इज्जत भी करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक जो कौम है उसने सिर्फ इलेक्शन में इनको वोट इसीलिए दिया था कि सिर्फ वो ये करप्ट है और वो नहीं है, ये करप्ट है वो नहीं है, ये सुनता रह जाए और महंगाई जो बढ़ती चली जाए? क्या पाकिस्तान का एक ही एजेंडा करप्शन है या नहीं है, और कोई बात दूसरी सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। आप देखें जाहिर है पाकिस्तान के अंदर 2 तरह के तबकात हैं, 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो जाहिर है ये समझते हैं, जो ये कहते हैं जब नवाज शरीफ साहब का भी मामला आया उनको बाहर भिजवाने का, तो एक सोच ये थी लोगों के अंदर, वो ये कहते थे कि नवाज शरीफ को किसी सूरत ना जाने दिया जाए, इनको निशान इबरत बनाया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसके लिए इमरान खान को कोई भी कुर्बानी देनी पड़े वो कुर्बानी दें। लेकिन बड़ी तादाद लोगों की वो भी थी जो कहते हैं कि हमारा मसला नवाज शरीफ नहीं है, हमारा मसला, अब तो लोग ये भी कहना शुरू हो गए कि हमारा मसला करप्शन नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हमें ये बताएं हमें टमाटर किस रेट पर मिल रहे हैं, हमें सब्जियां किस रेट पर मिल रही हैं, हमें जो रोजमर्रा की अशिया है वो किस रेट पर मिल रही है। जो लोग हमें मिलते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे, अगर हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो हमने क्या करना है नवाज शरीफ को? वो कहते हैं नवाज शरीफ को आपने अफगानिस्तान भेजना है, अफगानिस्तान भेजें, लंदन, अमेरिका, दुबई, जहां भेजना है भेजें, जहां रखना है रखें, लेकिन हमें बताएं कि हम कहां जाएं। देखें, ये हुकूमत पहला साल 1.25 साल बहुत होता है ये कहने के लिए कि जो मामलात हैं वो पिछली हुकूमतों के किए धरे हैं, उनकी करप्शन थी, उनकी लूटमार थी। भाई उनकी करप्शन और लूटमार थी तो लोग आपको लोगों ने आपको वोट दिए। अब लोग पूछते हैं, ठीक है, बिल्कुल, लोग अब पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या तब्दीली है पहले और अब में। बिल्कुल, आप ये देखिए। अच्छा सदीक, आपने बड़ा गहरा पॉइंट छेड़ दिया। मैं अक्सर कहती हूँ कि ये बड़ा एक ना सियासतदानों की स्मार्टनेस कह लें, मतलब एक नेगेटिव वे में कहूँगी स्मार्टनेस के, बहुत चालाकी कह लें कि ये लोग क्या करते हैं कि जो भी आता है 5 साल के लिए
वो पिछले 5 साल का रोते हुए ना 3 या 3.5 साल गुजार देता है और अगला साल 1.5 साल अगले इलेक्शन की तैयारी में गुजार देता है। देखें ना कितनी चालाकी के साथ ये लोग पहले 3-3.5 साल कैसे गुजारते हैं कि पिछलों पे बातें करते रहे कि उन्होंने कर दिया, सारा मलबा गिराते हैं और अगले साल 1.5 साल में अगले इंतखाबात की तैयारी। खुद क्या किया? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। देखें, इमरान खान साहब से लोगों की तवक्कुआत क्या थी? लोगों की तवक्कुआत ये थी कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे तो लाहौर तो क्या, जनूबी पंजाब के किसी बैकवर्ड इलाके का सबसे दूर जो थाना होगा उसके अंदर भी बैठा हुआ थानेदार, SHO, पुलिस एहलकार जो है उसका रवैया तब्दील हो जाएगा। लोगों को ये उम्मीदें थी, लोगों को ये था कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट लोगों के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं होगा, अगर किसी पुलिस एहलकार का रवैया अच्छा नहीं होगा, अगर कोई सरकारी मुलाजिम जो है वो अपना काम नहीं करेगा तो उसको कड़ी सजा दी जाएगी। मसला यह है, जाहिर है इमरान खान साहब पहला साल उनके लिए बहुत मुश्किलात थी, मुआशी हालात, मुआशी चैलेंजेस, अभी तक हुकूमत उससे नहीं निकल पा रही। जाहिर है जितने कर्जे लेकर गई पिछली हुकूमतें, इस हुकूमत को आते ही जितना कर्जा वापस करना था, जो किसने देनी थी, वो बहुत बड़ा चैलेंज था और एक ये खदशा भी और खतरा था कि खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट ना कर जाए। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब को देखना चाहिए कि उनकी टीम के अंदर क्या जो लोग हैं वो उस पेस पे, उस स्पीड से, उस ट्रैक पे चल रहे हैं जो इमरान खान साहब जिस तरह चलाना चाहते हैं उनको, जो इमरान खान साहब के वादे थे, जो इमरान खान से लोगों को तवक्कुआत थी। अगर ये नहीं होगा तो देखें, क्रेडिट भी इमरान खान का है, डिसक्रेडिट भी इमरान खान का है। अगर आज लोग किसी भी महकमे में जाते हैं और वहां बैठे हुए ऑफिसर का अगर रवैया अच्छा होता है तो लोग कहते हैं देखा इमरान खान की वजह से ये है, और अगर वहां पे रवैया उनका नहीं बदला और वो बदतमीजी करते हैं, वो पैसे लेते हैं, लोग कहते हैं यार इमरान खान तो कहता था कि ऊपर अगर बंदा ठीक बैठा हो, कप्तान ठीक हो। अच्छा सदीक, एक बड़ा गहरा पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगी। बहुत से जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो सुन रहे होंगे, बहुत से लोग जो कि गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, जो बहुत से लोग सफर करते हैं उनकी वजह से, ये इंग्लिश वाले सफर की बात करें, उर्दू वाले सफर की नहीं। मुझे ये बताइएगा, मुझे चांस मिला अपने करियर में 2 साल, तकरीबन 2 साल PTV के साथ काम करने का, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जारी बात है जॉब थी, वहाँ मीडिया के लोग हैं तो हम तो PTV को गवर्नमेंट जॉब कहेंगे। अब वहाँ पे जो कुछ गवर्नमेंट के लोग होते थे, कुछ रिसोर्स पर्सन होते थे और जिस हम एंकर्स होते थे तो हम कॉन्ट्रैक्ट पे होते थे, हम गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं होते थे। तो वहाँ पर सॉरी टू से जो पियोन भी होते थे और मतलब वो भी मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, बड़े काबिल इज्जत है। मैं शायद MD से ज़्यादा नीचे वाले स्टाफ की इज्जत करती होंगी कि वो भी मेहनत करता है। लेकिन मैं बताने चाह रही हूँ उनका रवैया ऐसा होता था कि अक्सर एंकर्स को बड़े मतलब सीनियर पोस्ट के लोगों को कह देते थे कि मैं यहाँ पे परमानेंट हूँ, मैं बात नहीं सुनूंगा। यानी उनके रवैये से मैंने एक बात कंक्लूड की, जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है वो अपने आप को खुदा समझना शुरू कर देता है। तो हमारे यहाँ तमाम गवर्नमेंट ऑफिस में ये हालात होंगे कि लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव, इस तरह का बिहेवियर, इस सिस्टम को ठीक करना कौन करेगा अगर इमरान खान भी नहीं करना चाह रहे तो? जी बिल्कुल, आप देखें उन्होंने चीफ गवर्नमेंट का मुलाजिम है ना, हमारे सर पे चढ़ के क्यों नाचे? बिल्कुल, आप देखें अगर कोई सरकारी मुलाजिम है तो उसकी तो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह ले रहा होता है। उसका काम है कि वो अवाम के साथ वो तो सर पे चढ़ के नामेदारी का तुमको क्या एहसास हो? वो समझते हैं गवर्नमेंट ने बदतमीजी के लिए उसको हायर कर लिया। बिल्कुल, देखिए इमरान खान साहब कुछ दिन उनके लिए मुश्किलात जरूर हैं, जिस तरह अदालती केसेस चल रहे हैं, चीज़ें मुश्किल हैं और वो इन चीज़ों से निकल आएंगे। लेकिन इन चीज़ों से निकलने के बाद उनके लिए चैलेंजेस वही हैं कि वो उनकी टीम डिलीवर कर रही है नहीं कर रही। मुझे बताएं, वफाकी काबीना में 50 से ज्यादा अरकान हैं। देखें, अगर एक जो वफाकी काबीना का रुकन है वो एक दिन अगर बैठ के अपनी कारकर्दगी बताए तो उसकी बारी 2 माह बाद आएगी। तो उनकी काबीना भी तो आकर बताए ना, उनका एक वजीर आकर बताए। ठीक है, हमें मुराद सईद साहब की कारकर्दगी अच्छी नजर आती है, बहुत सारे वज़रा की कारकर्दगी अच्छी नजर आती है, लेकिन वो जो जिनकी कारकर्दगी अच्छी नजर आती है उनकी तादाद 5-7 से ज्यादा नहीं है। बाकी 40-50 लोग कहाँ हैं? वो क्या कर रहे हैं? क्या वो लोगों की तौकात पे पूरे उतर रहे हैं? और क्या 5 या 7% से पैशन वो है जो वज़ीर आज़म चाहते हैं? बिल्कुल। और ज्यादा बड़ा मसला जो है, जो सवाल उठता है वो पंजाब में आता है। पंजाब पे सवाल उठते हैं। पंजाब में देखें, पहले शहबाज शरीफ साहब थे, उनका मसला ये है कि वो मीडिया को एंगेज रखते थे, जिस तरह से वो खैर अदाकारी भी करते थे। क्यों आपको पंजाब में वसीम अकरम प्लस नहीं नजर आते सदीक? देखें, बात वो जो शुरू में हमने कही कि आप ईमानदार हैं, आप करप्शन नहीं कर रहे, लेकिन लोगों को उस ईमानदारी से क्या लेना देना जिस ईमानदारी के साथ आप डिलीवर नहीं कर रहे, जिससे आप लोगों को सहूलियात नहीं फराहम कर रहे। देखें, पंजाब के अस्पतालों में आज भी लोग जाते हैं, उसी तरह रश है, डॉक्टरों की तादाद उसी तरह कम है, नर्सेज की तादाद उसी तरह कम है, पैरामेडिक्स की तादाद उसी तरह कम है। आप ये देखें, पंजाब के अस्पतालों में 1 माह तक स्ट्राइक चलती रही और बिल आखिर मामला किसको हल करना पड़ा? लाहौर हाई कोर्ट को हल करना पड़ा, लाहौर हाई कोर्ट को बुलाना पड़ा। ये काम हुकूमत का था, इनका था कि ये मामला को हल करते।
एक नवाज शरीफ जो बीमार आला थे, जो स्पेशल मरीज थे, अब तो वो सारा सामने आ गया कि वो सारा फ्रॉड था, धोखा था, ड्रामेबाजी थी, अदाकारी थी। उस नवाज शरीफ के लिए आपके पूरे पंजाब के डॉक्टर्स, आपके पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स, आपकी वजीर सेहत, पूरी हुकूमती मशीनरी उस एक मरीज के आगे पीछे थी। तो आम जो पाकिस्तानी है वो भी उतने ही अहम है। जो आम पाकिस्तानी मरीज दाखिल होता है वो भी किसी का बाप है, वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी का फैमिली मेंबर है। मीडिया को भी जरा ऐड कर दें। अभी सारे मीडिया वाले बहन भाई मुझसे नाराज ना हो जाएं, लेकिन मीडिया भी हर वक्त अब नवाज शरीफ साहब की पल्स रेट ये है तो हार्ट रेट ये है तो अब इतनी छींकें मारी और ये हो गया और वो हो गया, मीडिया को भी ऐड करें ना अंदर। नवाज शरीफ नहीं हो गए थे यानी बाकी कोई मसला नहीं चला था पाकिस्तान में उनकी बीमारी के अलावा। जी बिल्कुल, 24 में से 22 घंटे उनकी बीमारी को दिए गए और बहुत सारे लोग ये कहते थे कि हमें अपने वालिदैन के ब्लड प्रेशर और शुगर के इतना नहीं पता जितना नवाज शरीफ साहब के हर बदलते हुए ब्लड प्रेशर, कौमी बीमार के लिए ट्रांसमिशन हो रही। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक लोगों को जो मीडिया ने ट्रांसमिशन जिस तरह की, आप देखें जब से नवाज शरीफ साहब बाहर गए, मेरे ख्याल से उनके जो डॉक्टर है ना जो खुद बेचारे बड़े बीमार लगते हैं बेचारे कमजोर से, उनको भी शायद टीवी से पता चलता होगा कि अब नवाज शरीफ साहब को ये हो गया। बिल्कुल, आप देखें नवाज शरीफ साहब को 7 रोज हो गए हैं, अभी तक वो किसी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हो रहे और वो अस्पतालों में उनको चक्कर लगवाया जाता है। मेरा तो ये ख्याल है कि कुछ सस्ता सा हॉस्पिटल देख रहे हैं जहाँ पे उनको दाखिल क्योंकि कराना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अभी जब 3 हफ्ते मजीद गुजरेंगे तो उनकी क्योंकि जमानत में एक्सटेंशन लेनी है और उनके बैरून मुल्क क़याम में तौसील लेनी है। वो तो हमने पहले ही कह दिया था एग्जैक्टली, याद है आपको सदीक, हमने कहा था ये होगा, वहां से एक सर्टिफिकेट आएगा कि जी अब हमें थोड़े दिन और चाहिए आराम के लिए, तबीयत नहीं संभली। ये तो हमने जाने से पहले ही कह दिया था। ये हॉस्पिटल देख रहे हैं। सदीक आपका लास्ट कमेंट में मुझे क्लोजिंग पे जाना। जी 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 बिल्कुल, वो आपको हॉस्पिटल देखेंगे, वहां पे एडमिट होंगे, झूठी रिपोर्टें आएंगी और एक्सटेंशन लेने की कोशिश की जाएगी। ठीक है जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और रजा प्रोग्राम का स्टार्ट नहीं कर रहा 30 सेकंड भी। सदीक जान आपके बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए के लिए, आपकी बड़ी खबर के लिए, तबसरे के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।